हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा 2002 का हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र अर्थात पीजीटी हिंदी 2002 का पेपर का हल प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 2016, 2013 और 2011 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देख लिए हैं पीजीटी हिंदी का, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ध्यान दीजिएगा कि पीजीटी 2002 का जो पेपर हुआ था उसमें 85 प्रश्न ही पूछे जाते थे पहले, तो उन 85 प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक क्या है। तो अर्जुनस्य वचनम द्वय यानी अर्जुन का वचन से संबंध है, इस कारण से यहाँ पे जो कारक होगा वह संबंध कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था वह है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक कौन है। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के जो प्रवर्तक हैं वह पंडित राज जगन्नाथ है, जिन्होंने अपनी पुस्तक रस गंगाधर में इसका विवरण दिया था। अगर बात करें इसी से मिलता जुलता एक और परिभाषा है जो विश्वनाथ का है, उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मम काव्यम, और उन्होंने साहित्य दर्पण में उस बात को कहा है। और एक कवि और आते हैं आचार्य मम्मट, उनकी जो परिभाषा है वह है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो इसे भी याद रखिएगा इन सभी तथ्य को। चलिए अगला जो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ में पूछा गया है वह है कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है, यह बताना है। देखिए उत्तर रामचरितम जो रचना है वह भवभूति की है, और भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरितम। तो देखिए उत्तर रामचरितम जो है उसके आधार पर उन्होंने करुण रस की परिकल्पना की है, और उन्होंने करुण रस को रसराज माना है। तो इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा भवभूति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वह यानी है, और ध्यान रखिए वाल्मीकि का जो शुद्ध रूप होता है वह यहाँ पे लिखा गया है, इसे देख लीजिए। वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, यह शुद्ध रूप है। और उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप है वह ऐसे होता है, और द्वंद्व का जो शुद्ध रूप है वह ऐसे होता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है। तो मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास है वह प्रेमचंद का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है केशव कही न जाए का कहिए। यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है वह किस काव्यकृति से उद्धृत है। तो यहाँ पे जो तुलसीदास की यह पंक्ति है, और उन्होंने विनय पत्रिका में इस बात को कहा, इस पंक्ति को कहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था, यह बताना है। तो सुदामा पांडे धूमिल उनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। याद रखिएगा धूमिल जो हैं वे एक महत्वपूर्ण कवि हैं नई कविता के, और उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वे हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। यह पीजीटी 2002 का हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जिहि चितवत एक बार। तो यह रसलीन की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं वह यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था
वह है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो उन दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। यह किस स्वर संधि में होता है? तो यह देखिए गुण संधि में होता है। यदि अ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए हो जाता है। अगर अ या आ के बाद ऊ या आता है तो ओ हो जाता है। तो इसे याद रखिएगा, यह गुण संधि का उदाहरण है। जैसे अगर यहाँ पे महा प्लस ईस कर दे तो महेश बन जाएगा, तो यह गुण संधि का है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो प्रश्न पूछा गया था वह है कि अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन प्लस अंत होता है और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सही होगा वह पहला अन प्लस अंत है, यह नीचे हलंत लगा रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ पे वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे द्वंद्व समास जो है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था। सद्गति शब्द में समास कौन सा होगा? तो सद्गति में जो समास होगा वह तत्पुरुष होगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार जो होता है वह शब्दालंकार है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया था उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? तो जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो 4 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि यहाँ पे दिया गया है, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? तो दोहा का जो विपरीत होता है वह सोरठा होता है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11 होते हैं। इसी तरह इसका उल्टा हो जाता है। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 चरण होते हैं। तो दोहा का उल्टा यहाँ पे होगा सोरठा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि छप्पय में होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो छप्पय होता है वह विषम मात्रिक छंद होता है। उसमें 6 चरण होते हैं। इसके पहले 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। और इसी से मिलता जुलता एक और छंद होता है जो विषम मात्रिक होता है, कुंडलियाँ। उसे याद रखिएगा। उसमें 2 चरण दोहा के और 4 चरण जो होते हैं वह रोला के होते हैं कुंडलियाँ में। तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। वह पूछा गया कि भारत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है वह अनुमितिवाद है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। अगर बात करें उत्पत्तिवाद का तो भट्टलोलक, अभिव्यंजनावाद अभिनवगुप्त और भुक्तिवाद भट्टनायक का है। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या प्रश्न है कि काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो काव्य प्रकाश जो लिखा गया है वह लिखा गया है मम्मट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो रुद्रट हैं उनका एक रचना है जो काव्यालंकार है और भामह का भी उसी नाम से है। पहले भामह ने लिखा था काव्यालंकार, बाद में रुद्रट ने भी उसी नाम से लिखा है। और विश्वनाथ का यहाँ पे जो रचना है वह साहित्य दर्पण है। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न है वह है यहाँ पे दिया गया है जिजीविसा का जो शुद्ध रूप है वह कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो शुद्ध रूप है 4 ऑप्शन में वह जो ऑप्शन 2 है जिजीविसा ऐसा लिखा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली कौन नहीं है? तो पूर्वी हिंदी में आती अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, लेकिन यहाँ पे जो भोजपुरी है वह बिहारी हिंदी की बोली है। तो इसे याद रखिएगा। और बिहारी हिंदी में जो आते हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे जो देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है यह बताना है। तो अवधी पूर्वी हिंदी की है, यह सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी का, यह भी सही है। भोजपुरी यहाँ पे देखिए पूर्वी हिंदी का नहीं है, यह बिहारी हिंदी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह गलत है। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी
यहाँ पे गलत युग्म पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। तो बौद्ध धर्म से जो जुड़ा हुआ साहित्य है वह पाली भाषा में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगर जैन साहित्य का बात करें तो वे प्राकृत भाषा में है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे सही रूप होगा ऑप्शन नंबर 4, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। तो खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यह पीजीटी 2002 हिंदी का हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं। तो देखिए दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है और अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा। और ध्यान रखिए घोष जो होता है वह तीसरा, चौथा और पांचवा, अघोष होता है पहला और दूसरा। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। कांच का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो वह शीशा है, यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो खेत रहना मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है वह है वीर गति को प्राप्त हो जाना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए खरगोश के सींग निकलना यह भी असंभव बात है, पानी से घी निकलना यह भी असंभव है, बालू से तेल निकलना यह भी असंभव है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो चांद पर थूकना, चांद पर थूकना का जो अर्थ होता है वह होता है किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। तो यहाँ पे जो सही रूप होगा ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि उद्गम की दृष्टि से अमीर क्या है। तो अमीर विदेशज शब्द है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित काव्य संकलों में किसके कवि अरूढ़ कमल है। तो यहाँ पे देखिए जो रचना है अपनी केवल धार, वह अरूढ़ कमल का है। अरूढ़ कमल का एक जो रचना है नए इलाके में, उस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उसे याद रखिएगा, नए इलाके में अरूढ़ कमल, तो वह इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए जो चांद का मुंह टेढ़ा है वह मुक्तिबोध का, जो मगध दिया है यह श्रीकांत वर्मा का है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसे याद रखिएगा, श्रीकांत वर्मा को मगध पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि वारेन हेस्टिंग का साड़ कहानी के लेखक कौन है। तो वारेन हेस्टिंग का साड़ यह जो कहानी है वह उदय प्रकाश का, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द क्या है। तो देखिए यानी का पहले बात हुआ था, तो यहाँ पे जो यानी जो लिखा गया है वह अशुद्ध है ऑप्शन नंबर 1 में, तो यह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जो उपर्युक्त है ऑप्शन नंबर 1 में वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि सद्यः स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पे लागू होता है। तो जो अभी स्नान करके आया हो उसे सद्यः स्नाता कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था, तिमिर शब्द का जो विलोम शब्द बताना है, शुद्ध विलोम क्या होगा। तो तिमिर का आलोक होता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सरोज पंकज जलजात तो होता है लेकिन जलद बादल का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है यह बताना है। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है वह व्यय है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवि का कवयित्री होता है और वह शुद्ध रूप में ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में लिखा गया तीसरे में, तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है यह बताना है। तो 4 ऑप्शन में जो शुद्ध वाक्य है वह है सीता ने यह कहा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो पहला है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है यह बताना है। तो देखिए रामविलास शर्मा का जो यहाँ पे ग्रंथ है वह है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। तो दूसरी परंपरा की खोज के जो लेखक है वह नामवर सिंह है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है उसे देखते हैं। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो देखिए ललित निबंधकार जो आते हैं वे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, लेकिन रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे ललित निबंधकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस शीर्षक से लिखा गया निबंध किस लेखक का है। तो यह जो निबंध है वह निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक, यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताना है। तो हंस पत्रिका के जो संस्थापक थे वे प्रेमचंद थे। 1930 ईस्वी से बनारस से यह पत्रिका संपादित होती थी। बाद में राजेंद्र यादव ने भी इसका संपादन किया था नई दिल्ली से। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था अज्ञे द्वारा। इन्होंने 4 सप्तक का संपादन किया है। दूसरा सप्तक जो है वह 1951, तीसरा 1959 और चौथा जो सप्तक है वह 1979 यानी 79 में हुआ था। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि हरी घास पे छड़ भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है। तो हरी घास पे छड़ भर जो है वह अज्ञे की रचना है, काव्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे अगला जो प्रश्न पूछा गया है आवारा मसीहा के लेखक कौन है यह बताना है। तो आवारा मसीहा जो है वह विष्णु प्रभाकर का है, जो लिखा गया है शरत चंद्र के जीवन पर आधारित। तो याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर का यह जीवनी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं यह बताना है। तो अंधेरे में जो उनकी कविता है वह एक लंबी कविता है जिसके रचयिता मुक्तिबोध है। यहाँ पे देखिए जो राम की शक्ति पूजा है यह निराला की लंबी कविता है, असाध्य वीणा या अज्ञे की। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है यह बताना है। तो उनका जो उपन्यास अधूरा है वह इरावती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बाकी जो मंगलसूत्र है वह प्रेमचंद का उपन्यास है अधूरा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है कि बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। तो बावन दास जो पात्र है वह मैला आंचल का, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, और यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो रचना है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, उस पर वह फिल्म बना है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो भारत मित्र जो प्रकाशित होता था वह कलकत्ता से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया गया है पहला वह सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसके संपादक थे अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो पहला है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास क्या है। यहाँ पे देखिए जो 1 इंच मुस्कान है वह राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी दोनों के संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो चौथा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है।
तो यह जो यह आत्मकथा है वह हरिवंश राय बच्चन का है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। यह 4 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था, उसे याद रखिएगा। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उर्वशी है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1972 ईस्वी में। तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कौन कवि हैं। तो वह सुमित्रानंदन पंत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, पीजीटी 2002 का हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। तो राही मासूम रजा का जो उपन्यास है वह आधा गांव है, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी है, काला जल सानी का है, और यह सांप्रदायिकता पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसे याद रखिएगा। पुनर्नरमा यहाँ पे जो दिया गया है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा किसका मतलब किस विधा की रचना है। तो वह उपन्यास है जो लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो चौथा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है, यह बताना है। तो चंद्रावली नाटिका के जो लेखक हैं वह हैं, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही ऑप्शन है चंद्रावली नाटिका वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा गया नाटक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि कवि वचन सुधा थी। तो यह एक पत्रिका थी जो निकाला गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। और भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, उसे याद रखिएगा। हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी और कवि वचन सुधा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था। तो 1903 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने संपादन किया था। अगर बात करें 1900 में इसके संपादन पहले संपादन कौन थे, तो वो संपादक थे श्याम सुंदर दास। तो उसे भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी यज्ञ का आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का। और संस्कृति के 4 अध्याय यह भी नाटक निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। तो यह सही रूप है, आप इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है कि एक भारतीय आत्मा निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी। तो कफन इनकी अंतिम कहानी है जो यथार्थवादी कहानी है, जिसमें घीसू और माधव 2 पात्र हैं। तो इसे याद रखिएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो वह छायावाद है जिसमें रहस्यवादी कवि हुए और उन्होंने रहस्यवाद के बारे में लिखा है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए जो कवि हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ज्ञानपीठ जिनको नहीं मिला है वह जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है रामचरितमानस नामक महाकाव्य की शैली क्या है। तो उनका जो शैली है दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और यह हिंदी का एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, जिसके रचयिता तुलसीदास हैं, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है बिहारी रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी थे और दूसरे कौन थे। तो दूसरे थे छत्रसाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है
वह है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे जो आदिकाल के कवि हैं वह कौन है, तो आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो। भक्ति काल के कौन है, तो जायसी हैं। रीतिकाल के कौन है, आलम है। और आधुनिक काल के कौन है, भारतेंदु जी। तो यह सही रूप है, आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है, तो वे तुलसीदास है, जिन्होंने अवधी में रामचरितमानस और लिखा है और ब्रज में कवितावली, गीतावली, दोहावली। तो यह दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पुराने कवि हैं वो विद्यापति हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विद्यापति इसमें से सबसे पुराने कवि हैं। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो सभी जानते होंगे जो घनानंद है उनकी जो प्रेमिका थी वह सुजान थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य के लिखने वाले कवि कौन है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का पंक्ति है, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पे किया गया था। तो वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया था, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम लेखक कौन है। तो गारसा द तासी जो फ्रेंच भाषा में द इस्तवार ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में पहली बार हिंदी का इतिहास लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो दिया गया है कि इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। तो अभी बताया गया गारसा द तासी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो समय माना है वह 1050 से 1375 विक्री संवत तक। रीतिकाल जो माना है वह 1375 से 17, भक्तिकाल जो माना है 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से आज तक। यह विक्री संवत में है, इसे याद रखिएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, अगला जो प्रश्न है वह है कि आल्हाखंड नामक ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है। तो वह परमाल रासो है जो जगनिक द्वारा लिखा गया है, इसको आल्हाखंड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा का दूसरा नाम क्या है। तो वह संत साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो मलुकदास हैं वह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। मलुकदास संत काव्यधारा के कवि हैं और इनकी रचनाएं जो हैं वह ज्ञानबोध, रतन खान, यह प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसे याद रखिएगा। याद रखिएगा जो अष्टछाप है उसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने किया था 1865 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, तो अष्टछाप के जो रचना है वो विट्ठलनाथ द्वारा किया गया है। और इसमें जो रचनाएं आते हैं वह है कुंभनदास, मतलब जो कवि आते हैं कुंभनदास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो इसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है। तो खड़ी बोली में सबसे पहले जो काव्य सृजन किया गया था वह अमीर खुसरो द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे याद रखिएगा अगला जो प्रश्न है, और इनकी एक जो रचनाएं वह पूछी जाती हैं खालिक बारी, हालात ए कन्हैया और नजराने या हिंदी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। तो अभी बताया गया अष्टछाप के जो संस्थापक थे वे थे अष्टछाप के जो संस्थापक थे वह विट्ठलनाथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो चौथा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है। तो कृष्ण गीतावली जो रचना है वह तुलसीदास का है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
तो यह जो प्रश्न पत्र जो हम लोग देख रहे थे वह प्रवक्ता चयन परीक्षा 2002 हिंदी का था। इसी तरह के जितने भी प्रश्न पत्र हुए वह हमारे चैनल पे लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।